अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। ये तो तय है कि मुल्क में इलेक्शन आईनी मुद्दत के तहत 90 रोज में होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले पर सियासी बहस और पॉइंट स्कोरिंग पूरी तरह जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सियासी जमातें एक दूसरे की इलेक्शन में ताखीर का इल्ज़ाम दे रही थी, तो कुछ जमातें 90 रोज में ही हर हाल में इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहरा रही थी। ताहम आज इस मुताल्लिक इंतहाई दिलचस्प पेशरफ जहाँ यू टर्न देखने में आया, जब गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा किया था, तो आज उनके वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बज़ाहिर इलेक्शन में ताखीर का खैर मकदम किया है। अपने बयान में साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी के इस बयानिए को अपने हाथों से जमीन बोस किया है, जिसमें उनकी जमात हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन और उनकी अपनी साबिक इत्तेहादी हुकूमत से नाराज दिखाई दे रही थी। एक बयान में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। साबिक सदर का मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। साबिक सदर ने कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। साबिक सदर के इस बयान को सियासी पंडित पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मौक़िफ़ की नफी करार दे रहे हैं, बिलखुसूस जब गुज़िश्ता रोज उन्होंने इलेक्शन के लिए तैयार होने का दावा भी किया, इलेक्शन से फरार होने वाली जमात पर तनकीद भी की और आज ही उनकी जानिब से बज़ाहिर इलेक्शन की तैयारी के लिए अवामी राब्ता मुहिम के आगाज़ की इतलात भी थी। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी का भी दिलचस्प मौक़िफ़ सामने आया है, जिन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के मौक़िफ़ से तो यू टर्न लिया, लेकिन 90 रोज के इलेक्शन से मुताल्लिक आज़ारी की सदारत में CEC मीटिंग के फैसले को याद कराया और साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि वो सिर्फ घर की बातों पर आसिफ अली जरदारी के बयानात के पाबंद हैं, यानी वो आसिफ जरदारी की जानिब से इलेक्शन में मुमकिन ताखीर के फैसले को वेलकम करने वाले बयान को वेलकम नहीं करते। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग, हमने ये दो राय पे गौर किया। उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। साबिक सदर की जानिब से इस बयान और मुमकिन पॉलिसी लाइन को इसलिए भी इंतहाई अहम समझा जा रहा है क्योंकि चंद रोज कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी को यह मशवरा दिया था, बल्कि उसे यह गिला किया था कि वो ऐसे फैसले ना करें जिनसे उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो जाए। मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। आसिफ जरदारी के इस बयान को बज़ाहिर एक ऑलिव ब्रांच या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की नज़र से भी देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल ये खबरें भी ज़ुबान आम हैं कि रियासती मशीनरी मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम करप्ट अनासर के खिलाफ पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है और इसी तनाजुर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लिए जाने की सदाएं गूंज रही हैं। बल्कि कुछ पीपल्स पार्टी के करीबी शख्सियात के नाम भी स्टॉप लिस्ट पर डाले जाने की इतलात आ रही है। जबकि चंद रोज़ कबल ही ये खबर सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला और पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाने वाले 60 से ज़ायद अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं और आज की खबर के मुताबिक इस स्टॉप लिस्ट में मजीद इजाफा हुआ है और अब FIA ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के बाद करीबी साथियों और अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुल्क की मुआशी बहाली का फ्रेम वर्क तय करने के लिए होने वाली SIFC इजलास के बाद यह फैसला भी सामने आया है कि मुल्क में करप्शन और दीगर माफियाज के खिलाफ एक्शन में तेजी लाई जाएगी और तकरीबन 1000 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल पर तफसील हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इलेक्शन चाह रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के इनेकाद के हामी हैं, यानी उन्हें इलेक्शन में ताखीर पर कोई एतराज़ नहीं है। आप किसके मौक़िफ़ के साथ हैं सर? देखिए, जरदारी साहब ने भी यही कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए और आइनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। यही बात बिलावल साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब ने भी कल ये बात कही है कि 90 हो या 120 दिन हो,
इलेक्शन शेड्यूल दे दें। तो मकसद यही है कि जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके इलेक्शन जल्दी हो जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने की बजाय 3.5 महीने, हमारा ही इसरार था जिसपे उन्होंने हल्का बंदी के अमल को 15 दिन शॉर्ट किया। इसी तरह इलेक्शन भी कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले, 3 महीने की बजाय वो 55 दिन में, 60 दिन में इलेक्शन हो सकता है 2 महीने के अंदर। तो इस मिनिमम पॉसिबल डिले के साथ इलेक्शन की बात की जा रही है और ये आइन के अंदर रहते हुए दोनों मुतालबे, कोई ऐसी उस पर फर्क नहीं है। नहीं सर, बिलावल साहब जल्द अज जल्द इंतखाबात की बात करें। जरदारी साहब कह रहे हैं कि पहले जो है आप बेशक SIFC के मंसूबों को आप तकमील तक पहुंचाएं और मईशत पहले ठीक करें। नहीं, बाद में जरदारी साहब ने ये नहीं कहा। जरदारी साहब ने उन्होंने हल्का बंदियों की बात की। हल्का बंदियों की बात करें, ताखीर होती है तो उसमें उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। और पहली मतलब बिलावल साहब ने पब्लिकली कन्फ्रंट किया अपने वालिद को। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि दोनों में कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ना, जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों का अमल जो ऑलरेडी शुरू है और वो भी एक आईनी जिम्मेदारी है और आइन के मुताबिक चलते हुए इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं और बिलावल साहब ने कल ये भी कहा कि 90 हो या 120 दिन में शेड्यूल दे दीजिए ताकि इलेक्शन हो जाए। सो इलेक्शन जल्द हो जाना चाहिए, गैर मामूली ताखीर नहीं होनी चाहिए, गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। ये एक मुद्दा है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। और जहां तक SIFC का ताल्लुक है, वो तो एक लंबा प्रोजेक्ट है ना, उसके फौरी तौर पे तो समरात और असरात नहीं आ जाने। इलेक्शन एक आईनी जरूरत है, इसको बिल्कुल पूरा होना चाहिए। अच्छा सर, मामला ये सर कि CC के इजलास में आप भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये कहा अपनी टॉक के अंदर कि वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने CC का फैसला जो था 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का जो मुतालबा था उसको सपोर्ट किया था। तो अब जरदारी साहब जो है वो 90 रोज़ से ज़रा आगे चले गए। वो कह रहे पहले हल्का बंदियाँ करवा लें, उसके बाद इंतखाबात करवाएं आप। तो क्या यानी एक राय ये भी बन रही है कि कहीं ये गुड कॉप बैड कॉप तो आप नहीं घेर रहे शरीफ बरदरान की तरह? व्हाट फॉर? क्या मकसद है हमारा गुड कॉप बैड कॉप से? फर्ज करें पहली बात तो ये है, मैंने इसकी आपके 3 सवालों के जवाब में मैंने वजाहत किया, चौथी दफा फिर करता हूँ। बिलावल साहब ने कहा कि 90 दिन हो या 120 दिन इलेक्शन की डेट दे दें, तो फिर 120 दिन तो 90 दिन से आगे होते हैं ना। तो दूसरा, उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक जल्द इलेक्शन कर। जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? आईनी तकाजे पूरे करते हुए हल्का बंदियां जरूरी है तो करें, लेकिन जल्द इलेक्शन करा दें। इसमें तसादम क्या है, इसमें इख्तलाफ क्या है? तो फिर बिलावल साहब को आज ये क्यों कहना पड़ा कि CC के अंदर होने वाले फैसले जो हैं वो उन पे जो है जरदारी साहब ने बिल्कुल हमारे फैसलों की जो हमायत की थी। वो कह रहे हैं कि वो घर के अंदर होने वाले फैसलों पे जरदारी साहब की राय के फैसलों के पाबंद हैं। बाकी सियासी फैसलों में वो कह रहे हैं मैं CC के फैसलों का पाबंद हूँ। जरदारी साहब का मैंने बिलावल साहब की कोई स्टेटमेंट सुनी नहीं है। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सर मैं प्ले कर देता हूँ जरा फॉर योर रेफरेंस सर। आई कैन मैं सुना देता हूँ आपको भी, नाज़रीन को भी दोबारा से जरा सुना दें बिलावल साहब ने आज क्या बात की। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC मीटिंग, हमने ये 2 राय पे गौर किया। उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। सर ये क्यों बिलावल साहब को घर के फैसलों का और जो पार्टी पॉलिसी जो है उस पर ज़रा एक अलग करके बताना पड़ा कि मैं उन फैसलों पे जरदारी साहब के फैसलों का पाबंद हूँ, पार्टी पॉलिसी के हवाले से मैं CC के फैसलों का पाबंद हूँ? जरदारी साहब ने क्या कहा था? जरदारी साहब ने कहा था कि अगर हल्का बंदियां हो रही हैं तो जल्दी हो जाए और इलेक्शन टाइम पे हो जाना चाहिए, आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए। जब मीडिया बार बार कुरेद के सवाल करेगा जिसमें से कुछ नहीं निकलना, उसमें से कुछ निकालना चाहेगा, तो फिर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है। मेरी नजर में इसमें कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं। सर जरदारी साहब ने तो आज ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि पहले मुआशरत ठीक कर लें, उसके बाद सियासत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आप भी फिर इस राय को सपोर्ट करते हैं कि चाहे उसमें फिर अगर 100 यानी कि फरवरी से आगे भी मामला चला जाए, भले ना उन्होंने कहा है सपोर्ट करेंगे? ये बात ना उन्होंने कही है। उनके बयान में ये बात आई है कि पहले मुआशरत ठीक कर लें, बाद में सियासत होगी। देखिए, सियासत से मुराद सिर्फ इलेक्शन तो नहीं है ना। इलेक्शन तो आईनी तकाजा है। मईशत ठीक होने में
5 साल लगेंगे तो क्या 5 साल इलेक्शन नहीं होंगे? ना वो ये बात कह रहे हैं ना कह सकते हैं। ये बात तो ऐसे ही आपने सवाल को इस तरह उसकी एक साइड पे खींच के उसका मतलब निकाल रहे हैं। जरदारी साहब का बयान में एग्जैक्टली बताता हूं, उनका बयान ये था कि जो निगरान हुकूमत है वो SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे, मुईशत ठीक होनी चाहिए, सियासत जो है उसको बाद में देखा जाएगा। तो इससे ज़ाहिर वो तो सियासी अमल कर रहे हैं, सियासत से मुराद इलेक्शन की बात ही कर रहे हैं ना सर। तो मेरे भाई रोज हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जी हमारी मईशत तरजीह है, यही बात उन्होंने कही है। मईशत को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, मईशत सबसे पहले हल, बाकी काम हम बाद में करते रहेंगे, सियासत बाद में होती रहे। ये तो रोज हम सारे लोग कहते हैं। इसका तो मतलब ये थोड़ा है अभी तो सियासत इलेक्शन ही है ना कायरा साहब, और तो सियासत कोई नहीं है। नहीं यार, ऐसा नहीं है खुदा के लिए। अब इसमें से क्या निकाल रहे हैं? ये बिल्कुल आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सॉरी, नहीं, आप इसे डाउन प्ले कर रहे हैं मामले को। नहीं, मैं डाउन प्ले नहीं कर रहा। आप अप्लाई कर लें, आप इस पे जितना खेल सकते हैं खेल लें, लेकिन इसमें है क्या? हम रोज कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि जी पहले मईशत को देखे, सियासत बाद में होती रहेगी। इसका मतलब यह है कि सियासत बंद हो गई है, सियासी जमातें बंद हो गई हैं, सियासत से मुराद वो अदालतें बंद हो गई हैं। वो केयर टेकर से कह रहे हैं कि आप SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करें, तो वो मुकम्मल होने में तो टाइम लगेगा। वो मुतालबा करना कि उसके ऊपर जल्दी काम करें, एक और इशू है। उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप आईनी तकाजे बंद कर दें। उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप आइन को एक तरफ रख के अपना काम शुरू कर दें ना। ये जरदारी ने आज इस खदशे का इजहार भी किया है, आज बिलावल साहब ने इस खदशे का इजहार भी किया। वो कह रहे हैं कि केयर टेकर जो है वो चेयर टेकर नहीं बननी चाहिए। हमें इस बात पे उन्होंने कहा, में एतराज होगा अगर वो बन गई चेयर टेकर से मुराद ही कि अगर वो तब्दील होते हैं। मुझे नहीं पता ये बात उन्होंने किस सवाल के जवाब में कही है। हो सकता है किसी सहाफी ने उनसे सवाल किया हो कि जी केयर टेकर चेयर टेकर तो नहीं बन जाएंगे, उसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया हो। ये उनका अपना ख्याल है। मुझे क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है, लिहाजा इस पे कोई बात करनी मुनासिब। ये बात आपकी ने भी की थी कि ये केयर टेकर जो केयर टेकर नहीं, वो चेयर टेकर ना बने। ये बहुत सारे सवाल वो होते हैं, जो इश्यूज वो होते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, बल्कि आपके सवालों के जवाब में हम बात कर जाते हैं और उसका मकसद वो नहीं होता। मकसद बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि आपने अगर मुझसे सवाल किया कि आपका क्या ख्याल है ये केयर टेकर चेयर टेकर तो नहीं बन जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा ना कि नहीं केयर टेकर को केयर टेकर रहना चाहिए, चेयर टेकर नहीं बनना चाहिए। अब उससे आप अगर ये मतलब ले कि कमर जमान कायरा ने ये कह के किसी खदशे का इजहार किया, जिस तरह भी आप कर रहे हैं, तो ये तो गलत इंटरप्रिटेशन है ना। ये तो आपके सवाल के जवाब में, मेरा ओरिजिनल थीम नहीं है। नहीं, बहरहाल ये केयर टेकर जो है उसका काम तो होता है कि रोजमर्रा अमूर चलाना, रोजमर्रा अमूर को चलाना। सवाल है, उस मफरूजे पे अपनी सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए जवाब और होते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मफरूजों पर मबनी सवालों का जवाब ना। मफरूजे पर मबनी सवाल नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करे जल्दी से, लेकिन बात यह है कि वो तो ये भी कह सकते हैं कि वो जल्दी इंतखाबात कराएं, उसके बाद अगली हुकूमत आएगी वो आके SIFC के मंसूबों को तकमील तक पहुंचाएगी। देखिए, SIFC आज का इशू है, पॉलिटिक्स आज का इशू है, इलेक्शन आज का इशू है, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की है। केयर टेकर गवर्नमेंट को ये कहना कि आपके दौर में जितना काम SIFC का 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, 3 महीने में, जितना काम उनके दौर में होना है वो उसको क्विक करें, यही वो कर सकते हैं। ये इसकी इंटरप्रिटेशन निकालना कि उन्होंने कहा है कि सियासत रख दो, बाद में करते रहेंगे, पहले ये कर लो, बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है ना। ये हो आजकल इस केयर टेकर हुकूमत के दौरान मुईशत की बेहतरी के लिए पूरे इक़दाम लिए जा रहे हैं सर। पूरा एक रोड मैप बन रहा है, SIFC के अंदर भी बन रहा है। कल भी पूरा दिन मीटिंग हुई, आज भी पूरा दिन इजलास जारी रहा। वो तो मईशत की बेहतरी के लिए तो सारा कुछ हो रहा है, जो रिफॉर्म का एक प्रोग्राम आजकल जारी है। यार गवर्नमेंट प्रोसेस एक कंटिन्यूएशन होता है, ये आइसोलेशन में नहीं होता। डेमोक्रेसी या मईशत के लिए जो काम होने हैं ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। एक हुकूमत के दौर में मुआहदे हुए, दूसरी हुकूमत ने मुआहदे खत्म तो नहीं कर देने। एक हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए, दूसरी हुकूमत ने रिवर्स तो नहीं कर देने, बल्कि ये ऑन गोइंग होता है। केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, अगले इंतखाब तक जो जनवरी फरवरी में होंगे इंशाल्लाह,
तो उस तक उन्होंने जो इक़दाम उठाने हैं वो उनको उठाने का सब मुतालबा करें। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा नुक्ता ये है कि वो सिर्फ केयर टेकिंग नहीं कर रहे ना, वो तो रोजमर्रा अमूर से बढ़ के चीजें हो रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं। आजकल मुल्क के अंदर आप देखें कि पूरे रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका है, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पे। उसके साथ साथ आप देखें कि डॉलर की कीमत को नीचे लाने के हवाले से भरपूर इक़दाम शुरू हो चुके हैं। इसके साथ आप देखें मईशत की बहाली के हवाले से बड़ी बातें आजकल हो रही हैं, बड़े पॉलिसी डिसीजन आजकल। मेरी बड़ी माजरत है, बड़ी माजरत से मुझे हैरानगी है, अगर पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो रही है, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, और उस गैर कानूनी काम को माजी में अगर उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, आज उस पर तवज्जो दी जा रही, तो उसमें पॉलिसी कहां से आ गई? इसी तरह के डॉलर के ऊपर कुछ लोग खेल के आर्टिफिशियली डॉलर का रेट बढ़ा रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, उस जुर्म के खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ है, तो ये कोई पॉलिसी कहां से आ गई? पॉलिसीज बन रही है सर। एफपीआर के अंदर पूरी रिफॉर्म्स का एजेंडा जो है वो उस पर तकमील जो है वो की जा रही है, उसकी पूरी रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं एफपीआर के अंदर। यार रेवेन्यू रिकवरी को इम्प्रूव करना शहजाद, रेवेन्यू रिकवरी को इम्प्रूव करना, उसके लिए इक़दाम करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये फैसले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स करती हैं सर। इस गवर्नमेंट को इजाजत दी थी। जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से सारे फैसले करती है, रिफॉर्म्स का एजेंडा लेके आती है, अपना प्लान लेके आती है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर कौन सा रिफॉर्म? मैं तो आपसे बात सर वो एफपीआर को रिफॉर्म कर रहे हैं, वो एफपीआर को रिफॉर्म कर रहे हैं, वो एफपीआर को रिफॉर्म कर रहे हैं। कोई 1000 बंदों के नाम आजकल स्टॉप लिस्ट के 1000 बंदों के नाम स्टॉप लिस्ट पे डाल दिए गए हैं, उनके नाम जो है वो एसीएल पे डाले जाने की बातें हो रही है। उससे क्या ताल्लुक आ गया? ये सारा रिफॉर्म का एजेंडा है। ये करप्शन के हवाले से शुगर माफिया को जो है उसको नकेल डाली जा रही है, बाकी चीजें ठीक करने की बातें हो रही है। कायरा साहब, शहजाद मुझे आपसे इन सवालों शहजाद नहीं समर, कायरा साहब, सॉरी समर साहब, मुझे आपसे वजह मैं क्यों आप पे ये तनकीद कर रहा हूँ, इसलिए कि जो एफपीआर के अंदर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माजी टेंटेड हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, तो अगर उनको स्टॉप लिस्ट में या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी खुली है, वो पॉलिसी कहां से आ गई? वो तो एक क्राइम है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन है। क्या इस गवर्नमेंट में लगने वाले इल्जामात जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं? डिजिटाइज किया जा रहा है पूरी एफबीआर को, एक नया फ्रेमवर्क बन रहा है सर। टैक्सेशन के हवाले से पूरी एक रजीम नहीं लाई जा रही है। ये नई रजीम नहीं लाई जाती, भाई कोई आ गई है एफबीआर लाई जा रही है, रेगुलर प्रोसेस का नाम है। एफबीआर अपने अंदर रिफॉर्म करता रहता है। मैंने माजी में किसी केयर टेकर सेटअप के दौरान इतने ज्यादा फैसले नहीं देखे सर। मैंने पहली मरतबा देख रहा हूँ, शायद आपने देखे हो तो आप बता दें कोई मिसाल है। मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ किन फैसलों का जिक्र कर रहे हैं भाई? अगर कुछ लोगों को स्टॉप लिस्ट पर डाला गया है तो उनकी क्राइम की वजह से डाला गया होगा, किसी पॉलिसी के नतीजे में नहीं है। बहरहाल नई वीजा रजीम्स आ रही है, नई जहां पे हम देख रहे हैं एफपीआर को रिफॉर्म करने की बातें हो रही हैं, बाकी बड़े पैमाने पे चीजें हो रही है रिफॉर्म्स भाई बातें हो रही हैं खुदा के लिए। प्लानिंग आजकल पूरा दिन मीटिंग होती है सर प्राइम मिनिस्टर हाउस में। कल भी पूरा दिन एसआईएफसी का इजलास जारी रहा, आज भी पूरा दिन उन्होंने बैठ के रिफॉर्म्स के एजेंडे पे बात की है। वजारत खजाना के रिफॉर्म्स की बातें हो रही है। मेरी गुजारिश सुन लो, ये केयर टेकर गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं होती। अगर एसआईएफसी के लिए कुछ फैसले हुए थे, उसका फ्रेमवर्क बना था, तो इस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हर हफ्ते काम करके देखना है। जब तक ये गवर्नमेंट बैठी है 3 महीने 5 महीने 4 महीने, इसका मतलब है उसमें कोई काम नहीं करना इन्होंने। रोज फॉलोअप नहीं लेना। केयर टेकर होती है रोजमर्रा अमूर चलाने के लिए, पॉलिसी डिसीजन यार ऐसा नहीं है। सॉरी ऐसा नहीं है। देखिए ना, बड़ा सिंपल सवाल है। सूबाई हुकूमतों ने एसआईएफसी के लिए जगह देनी है, तो क्या ये गवर्नमेंट नहीं पूछेगी? क्या इसके मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए? क्या उसको 6 महीने के लिए पेंड कर देना चाहिए? यही तो अजाब है। इसमें कौन सी नई पॉलिसी आ गई? क्या इन्होंने एसआईएफसी कर दिया है कि इन्होंने आके पाकिस्तान की मैशत के लिए कोई बड़े फैसले कर लिए हैं? कोई पाकिस्तान को नए कर्जे लेके दे रहे हैं? कोई डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना? वो तो वही तो किए जा रहे हैं ना सर, वही तो किए जा रहे हैं आजकल। उन्होंने कल पूरी एक वज़ारत खजाना की आपका की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो पूरा उन्होंने एक रिफॉर्म का एजेंडा दिया। उन्होंने बताया कि भाई हम क्या क्या रिफॉर्म वज़ारत खजाने के अंदर लेकर पॉलिसी डिसीजन उन्होंने अनाउंस किए। कल पॉलिसी डिसीजन उन्होंने अनाउंस किए। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे से पूरी पॉलिसी दी है। इंडस्ट्रियल जो है इनकलाब के बारे से वो बातें कर रहे हैं कि सनतों को आपने दोबारा से ठीक करना है, उस बारे से एक पॉलिसी आ रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी नई आ रही है, हमारी एफबीआर के बारे से नई पॉलिसीज आ रही है, हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर कुछ चीजें चेंजेस आ रही हैं, बाकी बहुत सारे अमूर के अंदर आ रही हैं। कायरा साहब
यार खुदा के वास्ते जब कोई आएगी ना तब बात करेंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट रुक नहीं जाया करती। फिर तो आप मुझसे ये भी सवाल करेंगे कि देखिए जी, कल बैठ के तवानाई के वजीर ने कहा कि हम बिजली चोरी के लिए सूबों के साथ काम करेंगे। फिर आप कहेंगे कि जी आपने उन्होंने कहा कि हम इदारों को प्राइवेटाइज कर देंगे। तो ये तो ऑलरेडी प्रोसेसेस है। अगर चोरी रोकने के लिए कोई मौजूदा गवर्नमेंट ने, केयरटेकर गवर्नमेंट ने फैसला किया, अच्छा फैसला है, अमल दरामद है, कराएं। बहुत शुक्रिया कारी साहब, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन यह है कि चीज़ें तो काफ़ी सारी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, बड़ी गैर मामूली सतह पे चीज़ें हो रही हैं और आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी भी। शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दो मुतजाद बयान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कोई और आता है, जरदारी साहब का कोई और बयान आता है, जिसपे बिलावल साहब को पहली बार पब्लिकली आके अपने वालिद को कन्फ्रंट करना पड़ता है सियासी फैसलों के ऊपर। इसलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, SIFC के फैसलों के बारे से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मुआशी सिमत का तयन करने के लिए निगरान हुकूमत और इदारों ने सर जोड़ लिए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुल्क में सरमायाकारी लाने और मुआशी चैलेंजेस से नमूद आज़मा होने के लिए खुसूसी कौंसल जो कि SIFC है, खुसूसी सरमायाकारी कौंसल इसको कहा जाए, कि एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास 2 रोज़ तक जारी रहा है और आज इस तवील इजलास के ख़त्म होने के बाद सामने आने वाले फैसलों को इनकलाबी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए कुलीदी समझा जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के बकौल SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत नई वीज़ा रजीम के हवाले से भी अभी अहम फैसले किए गए हैं। ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीज़ा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले लिए गए। कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं, वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा, उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बाद अब से कुछ देर कबल ही निगरान वफाकी वज़रा की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इन फैसलों और मुआशी तरक्की के लिए बनाए गए रोड मैप की रहनुमाई की है। जहाँ एक तरफ मुल्क की मुआशी सिमत का असर तयन किया जा रहा है, वहाँ इन मुआशी मुश्किलात में इजाफा करने वालों के गिर्द भी घेरा तंग से तंग किया जा रहा है। चाहे मुल्क में बिजली बहरान पैदा करने वाले बिजली चोर हों, रुपए की कदर को ज़मीन बोझ करने वाले और डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले करेंसी माफिया हो, या चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुल्क में चीनी बहरान और महंगाई में इजाफा करने वाले हों, या फिर टैक्स चोरी करने वाले, इन तमाम अनासिर के खिलाफ रियासती मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है। सबसे पहले तो FVR ने टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला किया है, जिसके पहले मरहले में लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें सनतकार, मिल्स मालकान, ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और दीगर शामिल हैं। ज़राए के बकौल टैक्स चोरों के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जबकि टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात देना होगी। इसके अलावा FIA ही की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हवाला हुंडी और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। याद रहे कि कुछ रोज़ कबल डॉलर्स की उड़ान रोकने के लिए FIA, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर की बड़ी करेंसी मार्केट्स चौक के जो है उसमें यादगार चौक को मुकम्मल कर लिया था, जबकि इस मुसलसल क्रैकडाउन के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के सिर्फ 4 रोज़ में डॉलर की कदर ओपन मार्केट में 330 से 308 के रुपए की सतह पर आ गई थी। और अब जो एक्सपेक्टेशन है नाज़रीन SIFC के हवाले से कि मुल्क में एक बड़े पैमाने पर सही आएगी, और जो मुलाकात 2 दिन की जो मीटिंग थी, बड़ी तवील मीटिंग थी, इसमें भी इसी रोड मैप को जो है डिस्कस किया गया, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लानी है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है। इसी पे हम प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड भी रह चुके हैं और माहिर मैशत है। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताएगा कि नीयत बड़ी अच्छी है, कोशिशें भी हो रही हैं, क्या हम अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं सर सरमायाकारी के हवाले से? चूँकि हमने बड़ी पॉलिसीज़ देखी, इससे पहले भी बनी, कुछ अरसा काम भी हुआ, लेकिन बाद में वो पॉलिसी जो है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी, उन पर काम रोक दिया गया, या किसी और वजह से वो जो पॉलिसीज़ पे अमल दरामद नहीं हो सका था। इस नंबर पर सर जो एक इनिशिएटिव है SIFC के प्लेटफॉर्म से, सर आप इसको कितना कुलीदी देख रहे हैं और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड आपको ये एफर्ट नजर आ रही है? जी समर साहब, शुक्रिया। देखिए, जो SIFC का इनिशिएटिव है, इसका एक बड़ा अच्छा सिग्नल जाता है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर मुल्क में सरमायाकारी को लाना एक तरजीह बन चुका है सब इदारों की, और कोऑर्डिनेटेड
मैकेनिज्म के तहत काम किया जा रहा है। तो ये मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छी बात है, जब मैं भी हुकूमत में था हमने भी एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी, लेकिन वो फिर कंटिन्यूड नहीं रह सकी। दूसरी चीज ये है कि जो ये समझने की जरूरत है कि जो अभी फोकस मुझे दिखाई दे रहा है वो कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बड़ी डील्स का है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए। रेड टेप को काटना और ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर डालना अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर सब चीजें फंस जाती हैं। हमारे सरमायाकारों को भी यही शिकायत है, दोस्त ममालिक को भी यही शिकायत है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब आइए इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। देखिए, हमें कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा लेनी चाहिए जब तक कि हम कुछ डील्स कर डालें, क्योंकि ये जो डील्स हैं ये SIFC ने नहीं करनी है। SIFC ने उनको स्पीड अप करना है, फैसिलिटेट करना है। ये डील नीचे या तो मिनिस्ट्रियों में होंगी या अगर मेरी राय में हम कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पूल बना लें जिनको ये काम आता हो। देखिए ना, ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं इनको समझना जरूरी है। ये प्राइवेट इक्विटी का पैसा है जो महंगा पैसा है, जो कि रिस्क कम लेता है, और वो एसेट्स जो उनको नजर आता है जहां रिटर्न ज्यादा आएगा वो उस तरफ जाता है। उसकी प्राइसिंग करना, उसके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करना, उसकी निगोशिएशन करना पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने ये पहले काम नहीं किया है और वो नहीं कर पाएंगे मेरी राय में एहसन तरीके से। इसका हल ये है कि SIFC, क्योंकि इसके सब मेंबरान जो हैं, वजीर आजम हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वज़रा हैं और इंटरिम फेसेस बदल भी जाएंगे, इनको ये चाहिए कि एक जो एक्सपर्टीज का पूल है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बिठाएं जिसमें बैंकर्स हों, इकोनॉमिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, और उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए टास्क दिया जाए। फिर कौम को भी और इंटरनेशनल लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। अगर हम उसी ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे तो वो ब्यूरोक्रेसी जो पहले ये काम नहीं कर पाई, आप देखिए हमारे सारे इंटरनेशनल डील, चाहे रेकोडेक हो चाहे कारके हो, हर एक के अंदर कोई ना कोई फ्लॉड अब चीजें सामने आई, लिटिगेशन में चला गया, टैरिफ बदल गया। तो मुझे डर ये है कि हमारी सलाहियत जिसने SIFC को सपोर्ट करना है, अगर हम उसी जिसको इंग्लिश में लीकी बकेट कहते हैं पानी डालते जाएंगे तो शायद हमें वो रैपिड रिजल्ट्स ना मिले। दूसरी चीज ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे हमारी मिनरल्स की है ये या ज़राअत है, इसमें वक्त लगेगा एंड वी नीड टू बी पेशेंट। अच्छा सर, इसमें दो इसके मेजर हिस्से हैं SIFC के तहत जो इनिशिएटिव है सर। एक हिस्सा तो यह है कि बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर लानी है जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से वीज़ा रजीम को तब्दील करना, बाकी बहुत सारे इकदाम उसमें उठाए जा रहे हैं। दूसरा सर, इंटरनली भी बहुत से रिफॉर्म्स का एक एजेंडा है जो कि जिस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है, जिसमें FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं कि हमने टैक्स कलेक्शन अपनी बढ़ानी है। ओवरऑल एक मईशत को बेहतर करने के हवाले से, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है कि कैसे हमने बढ़ानी है। फिर हमारी जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज करना है या फिर उनके अंदर रिफॉर्म्स लानी है, उस एजेंडे पर भी काम हो रहा है। सर, जो इंटरनली हमारा एक एजेंडा है काफ़ी तवील है, काफ़ी बड़ा है। पर्टिकुलरली अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, जो हमारी नुकसान करने वाले जो हमारे एंटिटीज़ हैं, उस वाले से सर आपको नज़र आ रही है कोई ये रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट सर, इसमें कुछ जो अप्रोच है हमारी वो आपको काबिल अमल नज़र आ रही है सर? जी समर, देखिए जो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं जो लीकेजेस को, चोरी को, इलीगल प्रैक्टिसेस को, इरेगुलरिटी को रोकते हैं, वो तो बिल्कुल काबिल तहसीन है और होने चाहिए। जैसे आप और मैं, एक चोरी का जो नुकसान हो रहा है हम क्यों भरें टैक्स पेयर्स, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये इदारे तो सारे पहले भी थे, तो इसका मतलब है ये काम नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि प्रेशर आया है तो सडनली एक एफर्ट नजर आनी शुरू हो गई है। सो इन इदारों का, जो स्टेट बैंक का, FIA का, सबका काम था, कस्टम्स का, उनको करना चाहिए था। आई एम ग्लैड कि इसके ऊपर अब एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट की जा रही है। जहां पर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट जिसने कुछ दुनिया के ममालिक में काम किया है, ये जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और चीजें फैसिलिटेट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का एक लिमिटेड हद तक इम्पैक्ट आता है। लेकिन असल काम तो ये है कि हमें एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए जो कंबोडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ कंपीट करे, और वो पॉलिसी को फिर SIFC उसकी कस्टोडियन बन के उसको प्रोटेक्ट करे और उसको इंप्लीमेंट करे। अभी तक ये पॉलिसी लेवल की रिफॉर्म या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। आई अंडरस्टैंड कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता,
लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे SAFC के मेंबरान के पास इतने जिम्मेदाराना दूसरे पोर्टफोलियो हैं, वो जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट्स के पूल को लाएं जो ये की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम कंपेटिटिव एक इकोनॉमी बना सके, जिनको हम सब्सिडीज पर या पेटनेज पे पाल रहे हैं वहां से हम चेंज करें। शॉर्टली सर फाइनली मुझे अपना कमेंट दीजिएगा कि इस सारी एक्टिविटी के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर आर्मी चीफ का खुद बराह रास्त इंटरेस्ट लेना, SAFC का हिस्सा होना भी, ये कितना ज्यादा इस मामले को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की तरफ लेके जा रहा है, कितना इफेक्टिव उनका साबित हो रहा है? जिस तरह आपने देखा कि डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही थी, क्रैकडाउन हुआ और एकदम से कीमतें नीचे आना शुरू हो गई। देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि हमारे रेगुलेटरी इदारे या दूसरे जो लिंक्ड इदारे हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, उन पे मार्केट कम एतबार करती है, जो हमारा दिफाई इदारा है उस पे ज्यादा करती है। तो लेसन ये नहीं है कि जो जिनका काम भी नहीं है, क्योंकि वो इदारा मजबूत है, लोग उस पे एतबार करते हैं। लेसन ये है कि बाकी इदारों के मजबूत सरबराह लगाए जाएं, इंडिपेंडेंट बोर्ड किए जाएं। SAFC को चाहिए कि इनको सियासी इन्फ्लुएंस से आजाद करे, क्योंकि दैट इज हाउ मुल्क के अंदर दिफाई इतने चैलेंजेस हैं कि मीडियम टर्म में ये सारा काम SAFC पे डालना ज्यादती होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर ये उनके करने का काम तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये काम नहीं किया गया किसी और की जानिब से, अब वो सामने आए हैं और एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है जो कि एक बड़ी मस्बत चीज़ है। उम्मीद यही है कि ये जो एफर्ट है ये रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बात करें एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा कल होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 सामने आई है वो कितनी इफेक्टिव होगी, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के सुपर 4 मरहले का एक अहम मैच कल खेला जाएगा श्रीलंका में, और एक मरतबा फिर से बारिश की फोरकास्ट तो है, लेकिन दोनों टीमें फिर से एक दूसरे को मात देने के वाले से भरपूर तैयारी कर रही हैं। आज भी भरपूर प्रैक्टिस की गई है श्रीलंका के अंदर, कोलंबो में दोनों टीमों की जानिब से। और पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है कि मोहम्मद नवाज़ की जगह पर ऑलराउंडर को डाला गया है, और देखते हैं कि किस तरह की टीम कल उतरती है मैदान के अंदर और किस जज्बे के तहत उतरती है। ज़ाहिर जज्बा तो है कि जीतना है हर सूरत में। स्क्वाड के वाले से डिस्कस करेंगे, कल की कंडीशंस के वाले से हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन अमेंडमेंट में सकलैन मुश्ताक साहब ने, पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच, एंड मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। सर बताइएगा कि सकी भाई, कल की टीम जो हमारी मैदान में उतर रही है, वैसे तो मुकाबला बारिश से भी है, लेकिन भारत से मुकाबला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। टीम में तब्दीली जो की गई है, फ़हीम अशरफ को डाला गया है मोहम्मद नवाज़ की जगह पर। सबसे पहले स्क्वाड को आप क्या देखते हैं कि ठीक बेहतर स्क्वाड हमने उतारा है? देखिए, पिछला मैच बहुत अच्छा खेला है और आई थिंक आई हैव नो इशू व्हाटसोएवर। फ़हीम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक वो वर्ल्ड कप को भी सामने रखे हुए हैं। Exactly. 4 की बातें चल रही थी, हर तरफ से 4 पेसर की बातें हो रही थी। आई थिंक उन्होंने 4 पेसर को भी कर लिया। बाबर की अपनी जो सोच होती है वो बैटिंग को थोड़ा लंबा करना चाहता है, क्योंकि आपने बैटिंग पहले है या बाद में है तो उसमें वो थोड़ा सा उसके जहन में होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है फ़हीम को 2 रीजंस की वजह से, एक कि 4 पेसर आ जाएं और बैटिंग ऑलराउंडर भी ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ, तो उसको इस तरह लिया जा रहा है। तो आई थिंक विनिंग कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं करे। अपर एंड पाकिस्तान का होगा कल के मैच पे। देखिए, मैच को देखते हुए हमने ठीक ठाक उनके ऊपर जो है ना उनकी समझ लें कि हमने साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला हुआ है, बट आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ सोच विचार करके ही आएंगे। जी हाँ, वसीम भाई, कल के मैच में जो पिछला मैच था, पाकिस्तान बहुत ही आउट क्लास हमारी बॉलिंग थी उसमें, जिस तरह से हमने उनको पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल सकी भारत की बैटिंग लाइन। क्या समझते हैं कल जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी, प्रेशर ज़्यादा भारत के ऊपर होगा, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी प्लेइंग 11 है उस पर आप क्या समझते हैं कि बेहतर तब्दीली की गई है नवाज़ की जगह पर फ़हीम अशरफ को डालकर, या मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे? देखिए, टीम सिलेक्शन की अगर बात करते हो तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर फास्ट फ्रंट लाइन। आपके जो 4 फास्ट बॉलर हैं उनके साथ जाता, तो मेरा वोट तो होता है वसीम जूनियर के लिए। उसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज भी बड़ी रही हैं, तो उनको कोई ब्रीदर ना मिलता। अब आई एम श्योर कि वो फ़हीम को टारगेट करेंगे कि जी पहले 3 उनके पेसर हैं, उसके बाद फ़हीम जो है उसको टारगेट किया जाए। उसमें आपको विक्टिम भी मिल सकती हैं, बड़ी परफॉर्मेंस भी आपसे हो सकती है। तो टीम तो अनाउंस हो गई है, तो ऑब्वियसली हम तो इसी टीम को बैक करते हैं कि जीतेगी। प्रेशर की जहाँ तक बात है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में ना ज़्यादा पास्ट वाली चीज़ें जो है ना उतनी वो इफेक्टिव रहती नहीं है। ऑन द डे ज़्यादा रीसेंट पास्ट की थोड़ी सी रहती है ज़रा। हाँ, वो ये है कि हमने वो मिथ
तोड़ी कि हम उनके खिलाफ जीतते कम थे इवेंट्स के अंदर, तो वो हमने देखा, हमने एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप में भी हमने हराया उनको, तो वो मिथ तो हमने तोड़ दिए, तो वो एज तो हमें हासिल है। पिछले मैच में प्रेशर और ज़्यादा बिल्ड हो जाता उनके ऊपर अगर हम उनको 150 पौने 200 पे रैप अप कर लेते, जो कि हमारे पास चांस था। तो हमारी बॉलिंग ओवरऑल तो देखते हैं तो अच्छी रही है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक बिल्कुल ही उनको, जिसको कहते हैं, लटा देते अगर हम 170 180 तक हमारे पास चांस था। शुरू में आपने 4 विकेटें ले ली थी, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा मोमेंटम इंडिया को भी मिला है कि उस सिचुएशन से वो निकले हैं और 267 तक का उन्होंने टारगेट दिया था, जो कि कंपेटिटिव टारगेट था। I'm श्योर कि पाकिस्तान उसको चेज कर लेता उस टारगेट को, लेकिन कल के मैच के लिए उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा वापस आया होगा। साथ में के राहुल, उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं रही है, तो थोड़ा सा उनको उम्मीद होगी कि वो अगर प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं तो वो थोड़ी सी एनर्जी लेके आएंगे। हालांकि जिस बैट्समैन की जगह पे वो यानी कि जिसको उनकी जगह पे लाया गया था वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया था पिछले मैच के अंदर। सकी भाई, जो बात करें अगर हम बारिश की, एक बड़ी कंट्रोवर्सी एशिया कप के अंदर ये भी बनी हुई है कि पीसीबी ने बात भी की बीसीसीआई के साथ कि आप मैचेस को कोलंबो से कहीं और शिफ्ट कर दें। कम अज़ कम हम्बर टूटा की पहले बात हुई थी कि वहाँ पे फोरकास्ट कल भी 21% बारिश का चांस है, जबकि कोलंबो में बारिश का चांस 80% से अबव है फोरकास्ट बारिश की। और रिजर्व डे भी है, लेकिन उस पर भी 90% बारिश का चांस है, उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो ज़िद भारत ने एक लगा रखी, नहीं भाई हम अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कराएंगे, इससे ज़्यादा क्रिकेट को बड़ा नुकसान होता है। और पाक भारत मैच जो कि कई सालों बाद जाके देखने को मिलता है, 1.5 अरब आबादी तो दोनों मुल्कों की देखती है, लेकिन पूरी दुनिया इस मैच से महसूस होती है। ठीक है जी, उनके अगर नाज नखरे हैं तो उठा लें और मैच अच्छा खेलें, तगड़ा खेलें, वो सारे नाज नखरे एक साइड पे हो जाएंगे, पछाड़ दें अगर हम उन्हें। हाँ वही मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा। पहले जब होते थे ना, तो इंडिया के जो एक्सपर्ट होते थे या यूट्यूबर होते थे, वो सारे जो बातें कर रहे होते थे ना, उनके पिछले आप चले जाएं 1.5-2 साल 3 साल पहले उनकी बातें क्या होती थी और वो किस अंदाज से बात करते थे। अब वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब ये जो पाकिस्तान की टीम है वो टीम नहीं है कि आप अब गए और आप आराम से उनको हरा देंगे। इन्होंने नींदें उड़ा दी हैं आपकी, ये अब आपके गले पड़ जाते हैं, ये आपको यानी झंझोड़ते हैं, और ये वो लड़के नहीं रह चुके। तो उनके एक्सपर्ट्स जो है, सुनील गावस्कर का बयान आया है कि 1000 बार सोचना होगा आपको पाकिस्तानी, तो आई थिंक ये जो बॉलिंग अटैक को फेस करते हुए पूरी उनकी राय, उनकी सोचों को इन्होंने झंझोड़ के रख दिया है। बट ऑन द डे जो है, इनको ये नहीं है कि अभी बातें हो रही हैं हम सिर्फ बातों पे खेलते रहें, ऐसा नहीं है। इनको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को, और वो मूड में तो ऐसे ही है और उनको तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे तीनों फॉर्मेट में। बाकी मैं वापस आता हूँ वैजी की एक बात पे, मैं 100% एग्री करूँगा वैजी को भी कि वसीम जूनियर को हमने T20 वर्ल्ड कप में भी हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते थे, वसीम जूनियर था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज़ हुई तो उस वक्त भी वसीम जूनियर था, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। हॉलैंड गए, वहाँ पे भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। जब ये चारों फास्ट बॉलर इकट्ठे खेले तो वसीम जूनियर इनके दूर नहीं था। बिल्कुल। तो फ़हीम अशरफ को जो इन्होंने चांस दिया, मेरा ख्याल है फॉर्म भी उन्होंने इंटरनेशनली नहीं दिखाई रिसेंट पास्ट के अंदर। अगर हम फ़हीम अशरफ को देखें, ना बैटिंग के साथ उन्होंने इंप्रेस किया है, ना बॉलिंग के साथ। आई थिंक उसका PSL थोड़ा अच्छा लगा है, PSL अच्छा लगा, बैटिंग और वो की हुई है, जिसकी वजह से शायद ऐसा है। मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडमन, आई थिंक वो ये भी करना चाह रहे होंगे कि वर्ल्ड कप के लिए एक ऑलराउंडर अगर कहीं पिच मिल गई जहाँ पे थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा बाउंस हो, तो कम से कम इसको 1-2 मैच खिला दिए जाएं। वसीम जूनियर बैकअप में है ही है, बट जब मैं हेड कोच था और कैप्टन जो बाबर थे, तो हमारी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि हमने जस्टिस करना है और लाइन नहीं तोड़नी है। जो लाइन पे चला हुआ है उसको उसी के मुताबिक उसको ट्रीट करना है और अपॉर्चुनिटी देनी है। तो उसमें देखा जाए तो वसीम जूनियर बनता था, बट आई थिंक कंप्लीटली ये जो डिसीजन होगा ये मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडमन का। एशिया कप से बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का। ज़ाहिर है वैसे तो जब हमारी टीम उतरती है मैदान के अंदर तो हर मैच इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़ाहिर है वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप है, उससे ज़्यादा बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड कप के लिए जो वसीम भाई हमारा स्क्वाड है, जो हमारी तैयारी है, क्या आप समझते हैं कि स्क्वाड क्या होना चाहिए? जो अभी हम देख रहे हैं एशिया कप के अंदर हमारा उतरा है, इस पर कोई तब्दीलियाँ होनी चाहिए या इसी के साथ हमें जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें, तैयारियां तो उस तरह आइडियल नहीं है कि बाकी टीमों को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ODI मैचेस खेले हैं इस साल में, पाकिस्तान ने कम खेले हैं। इस वजह से जो बारिश वाला फैक्टर आ रहा है और पाकिस्तान मिस आउट करता है 2-3 मैचेस जो रिमेनिंग है, तो वो हमारी वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसी पे तकिया किया हुआ था कि हमने एशिया कप के अंदर में वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन होनी है। दूसरा क्वेश्चन कि अभी आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस करना है, इसमें से 2 लड़के आपने माइनस करने हैं। मेरे पे होता टू बी ऑनेस्ट, जो टीम की देखते हुए सूरत हाल, तो मैंने उसमें भी बात की थी कि मैं सम हाउ
अबरार अहमद जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर है, क्योंकि मिडिल ओवर्स का हमें प्रॉब्लम चल रहा है कि हमसे विकेटें नहीं गिर रही हैं। जब 4 विकेटें 5 हम आउट कर लेते हैं, वो पार्टनरशिप हमसे ब्रेक नहीं हो रही है। तो वहाँ पे एक बैट्समैन कम करके या एक पेसर कम करके अबरार की जगह मेरे ख्याल में बनती है वर्ल्ड कप के लिए। बट मे बी इट्स बिट टू लेट कि एशिया कप में उनको फिर रखना चाहिए था। तो शायद इन लाइंस के ऊपर टीम मैनेजमेंट भी सोच रही हो कि मिडिल ओवर्स का जो हमारा है फैक्टर भी एंट्री डेफिनेटली देखें। आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके अंदर पेस मैटर करती है। फास्ट बॉलर्स की 140 प्लस 145 प्लस हमारे तीनों बॉलर चारों जो है नज़र आते हैं, इसलिए वो इफेक्टिव हैं। यही चीज़ें वो अगर 135 पे कर रहे होते इतने इफेक्टिव उन्होंने नहीं रहना था। तो स्पिन में भी यही है कि आपके पास वेरिएशंस और मिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। जब बॉल टर्न नहीं हो रहा होता, एट टाइम्स हमने देखा कि शादाब भी सूटेबल नहीं रहते हैं उतने, मतलब उतने थ्रेटनिंग नहीं रहते हैं मिडिल ओवर्स में। तो आई थिंक अबरार फैक्टर एक ऐसा है कि इस पे अभी भी मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए और वर्ल्ड कप में समहाउ उनको एडजस्ट करना चाहिए। तब्दीली अब सजेस्ट कर रहे हैं कि वो होनी चाहिए और रिप्लेसिंग नवाज इन द स्क्वाड। देखिए वो अब क्वेश्चन देखें आप उसामा मीर भी आ गया है। नहीं, नवाज को मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि देखें वो आपका मैच विनर है। आप इधर एक बैट्समैन कम कर सकते हैं सऊद और अब्दुल्ला में से, या फिर आप फ़हीम पे सोच सकते हैं, या फिर उसामा मीर पे भी आप रीथिंक कर सकते हैं कि क्या हमने 2 स्पिनर के साथ जाना है या हमने एक मिस्ट्री स्पिनर लेके आना। ठीक, सकी भाई आपकी क्या राय है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारा स्क्वाड मुमकिन तौर पे क्या होना चाहिए? देखें, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, मेरी अपनी जो सोच है। आपको अपने जो पक्के जो मोहरे हैं आप उनको हिला नहीं सकते। ये मेरी अपनी सोच है। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के अंदर 2 को था। मैं ये समझ रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर में से अगर आप सोचते तो बैकअप में आप, क्योंकि अगर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर आपको लग रहा है तो एक टॉप ऑर्डर में चला जाता, कोई एक चला जाता, जिसको यानी आप इसको अगर मैं इस एंगल से कहता हूँ, देखें आपके पास शादाब वाइस कैप्टन है, आपका एक पैकेज है, बड़े मैचों में हमेशा परफॉर्मेंस देता है वो, और परफॉर्मेंस दी है उसने। और ऑन द डे जब बैटिंग कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा मैच को एक साइड पे ले जाता है। तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई, अपनी होम कंडीशंस थी, पूरी टीम बाबर सारे कुछ नहीं कर रहे थे और वहाँ से वो अकेला ही मैच ले गया। फील्डिंग के अंदर वो लीड आपका लीडर है। बॉलिंग के अंदर अभी उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऐसी, यानी विकेट के एतबार से नहीं है, बॉलिंग के एतबार से वो बर्स्ट नहीं गया है, एविडेंस दे रहा है। अगर आप 4 फास्ट बॉलर लेके जाते हैं तो आप उसामा भी और अबरार को भी बीच में लेके आते हैं, तो मेरा ख्याल है या तो उसामा बाहर निकले, अबरार को अंदर ले ले। और जो बाबर की फिलॉसफी, और जो मैं भी ये इसको मानता था कि हमने जस्टिफाई करना है, जस्टिस करना है, और जो क्यू में लगा हुआ है हमने अगर किसी को क्यू में लगाया है तो एविडेंस बेस लगाया हुआ है। तो एविडेंस उसामा के अबरार से, या तो अबरार का पहले जो है वो डेब्यू करवा दिया जाता और उसको खिलाया जाता। उसामा ने एविडेंस दिए हुए हैं, तो उसामा साथ में ही रहता है। अबरार मैं शायद उसको अभी ना लेके जाता। ठीक है, थैंक यू। प्रॉब्ली अगर 2 करता, उसमें से अगर 2 बाहर होने हैं, इस वक्त हमारे पास जो 17 है, तो अगर 2 बाहर होते हैं तो उसमें आई थिंक फ़हीम को मैं देखता शायद, क्योंकि वसीम जूनियर ऑलरेडी आपके पास है। मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी प्लेयर को बाहर निकालना और अंदर करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि इन सारे बच्चों के साथ जो है हमारा रिलेशनशिप बड़ा डिफरेंट होता है, और मैं इसको बड़ी दफ़ा सोचता हूँ। फिर जाहिर है कि एक कम्बिनेशन है, उसके लिए करना होता है। ये इनके फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं, सोच रहे होते हैं। और दूसरा ये उसामा मीर का मैं सोच रहा होता कि शायद वो इस तरह उसको किया जाए। नवाज आपका उसका कैरेक्टर है, ये वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बॉलिंग और बैटिंग से भी, बॉलिंग के साथ या बैटिंग के साथ वो दे के निकाल जाता है मैच को। थैंक यू सो मच सकी भाई आपका, और वजीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया शो में। कल का मैच बड़ा मैच है पाकिस्तान टीम के लिए। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात के साथ आज के शो में आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।